अभी तक आपने सुना। उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक फैसला करने और कुछ न्याय करने। 15 साल पहले 16 साल लड़के ने गुस्से में कर दिया था उस फैसले को आज मैं गलत साबित करने आया हूँ। मैं केसर की कही हर बात को आज सभी के सामने गलत साबित करने आया हूँ। आज मैं रूहान सिंह ठाकुर अपनी माँ की खुशियाँ और किसी से किया वादा निभाने आया हूँ। मैं केसर के खिलाफ आज ये पंचायत फिर से बैठाता हूँ और उसका फैसला आप सब करेंगे। ये कहते हुए वो बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। केसर की तो हालत खराब थी ये सुनकर। रूहान के ये कहने पर कि आज बड़े ठाकुर के साथ न्याय होगा तो केसर घबरा गई थी। रूहान बड़े ठाकुर के सामने खड़ा हुआ और उनसे बोला, एक वक्त था जब मैंने आपको दोषी माना था, आज मैं ही आपको बेकसूर साबित भी करूंगा। ये कहते हुए वहाँ पंचों के सामने आया और उनसे बोला, आज आप सबको मैंने एक फैसला करने को बुलाया है। आप प्लीज़ यहाँ बैठें और 15 साल किए पर मेरे गलत फैसले को आज ठीक करें। उसके कहने पर सारे पंच वहीं बैठ गए। गांव वाले और ठाकुर परिवार का सब वहीं खड़े थे। सरपंच में से एक ने केसर को कहा तो वो आकर सबके सामने खड़ी हो गई। सरपंच में से एक ने केसर को आने को कहा तो वो आकर सबके सामने खड़ी हो गई। सरपंचों ने रूहान को देखते हुए कहा, हाँ छोटे ठाकुर, तो आपका क्या इल्ज़ाम है और उसके क्या सबूत हैं जो आप हम सबके सामने रखना चाहते हैं। सरपंचों के कहने पर रूहान आगे आए और उनके सामने खड़ा होते हुए बोला, मेरा इल्ज़ाम केसर पर है, जिसने 15 साल पहले ठाकुर रंजीत सिंह पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उनके साथ गलत किया और उस वक्त उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। केसर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रूहान सिंह ठाकुर, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिसे आप इल्ज़ाम कह रहे हैं उसे मैंने सबूतों के साथ सही साबित किया था, पर इसी पर आपने मुझे सही मान के फैसला किया था और मेरी शादी इनसे हुई थी। हाँ केसर, जानता हूँ, पर उस वक्त जिसने फैसला किया था वो सिर्फ 16 साल का लड़का था, जो सिर्फ उसे ही सही समझ गया था जिसे तुमने दिखाया था। और एक बात, उस वक्त मेरे पिता के पास कोई सबूत नहीं था, पर आज उनका बेटा सबूत के साथ आया है उन्हें बेकसूर साबित करने। रूहान के कहने पर सरपंचों ने में से एक ने कहा, रूहान बेटा, अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताएं, लाएं उसे सामने। सरपंच के कहने पर रूहान ने नील को आवाज़ दी तो नील एक औरत और 2 आदमी को साथ वहां आया। रूहान के आदमियों ने उसे पकड़ कर रखा था। केसर उन्हें देखकर घबरा गई, अंदर तक डर गई। उसमें 2 लोगों को बड़े ठाकुर साहब पहचान गए थे कि उसमें से एक केसर की माँ थी और एक केसर का सौतेला बाप। रूहान ने सरपंचों की तरफ देखते हुए कहा, ये वही गवाह है सरपंच साहब जिसे कभी केसर ने इस्तेमाल किया था अपने झूठ में, या कहें कि ये इन सब की सोची समझी चाल थी। तो आप सब खुद अपने मुंह से सब कहेंगे या मैं सच अपने तरीके से निकलवाऊं। ये कहते हुए रूहान ने केसर की माँ और सौतेले बाप की तरफ गुस्से वाली नज़र से देखा। रूहान की गुस्से वाली नज़र देखकर केसर के सौतेले बाप ने रोते हुए कहा, मालिक माफ़ कर दो, वो तो हम लालच कर बैठे थे। बड़े ठाकुर ने इस केसर के साथ कुछ नहीं किया था, वो पूरी तरफ से बेकसूर है। ये कहते हुए रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गया। केसर की माँ भी वहीं सबके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। हाँ मालिक जी, जो भी बड़े ठाकुर के लिए हमने 15 साल पहले कहा था वो सब झूठ था। सब हमने लालच में आकर कहा था, हमें पैसे मिले थे इसके लिए। उसके ये कहते ही सब उसे देखने लगे। तब सोहम जी ने उसे देखते हुए कहा, और जिस बच्चे को तू भाई साहब का बच्चा बता रही थी वो क्या था? किसने बनाई थी वो झूठी रिपोर्ट? इस पर रूहान ने कहा, इन्होंने, ये हैं वो डॉक्टर साहब जिन्होंने ये खेल को पूरी तरह से अंजाम दिया और इसके लिए इन्हें भी बहुत मोटी रकम दी गई थी। क्यों डॉक्टर साहब, हम सही कह रहे हैं ना? उसके मुंह से ये सुनकर सुनंदा और सोम दोनों घबरा गए और रूहान की तिरछी नज़र दोनों पर थी जिसे उन दोनों ने देखा नहीं था। सरपंच ने उससे कहा, कौन था वो जिसने आप लोगों को ये सब करने को कहा था? किसने ये गंदा खेल बड़े ठाकुर के लिए खेला था? सरपंच पर ठाकुर ने नज़रें झुका के कहा, साहब हम नहीं बता सकते हैं, वरना हमारी जान ले ली जाएगी। डॉक्टर के ऐसा कहने पर रूहान ने कहा, अगर नहीं बताया तो भी मारे जाओगे, तो अच्छा होगा तुम बता दो। रूहान के डराने पर डॉक्टर कहने ही वाला था कि तभी सोम ने बंदूक निकाल के उसे मारना चाहा, पर रूहान के आदमियों ने उसे और सुनंदा जी को घेर लिया।
सबने जब ये देखा कि रूहान के आदमियों ने सोम और सुनंदा को घेर लिया है तो बड़े ठाकुर ने उससे कहा, रूहान ये क्या है? तुम्हारे आदमियों ने सोम और सुनंदा को क्यों पकड़ा है? रूहान ने उन्हें देखते हुए कहा, वो क्या है बाबा कि इस खेल के मास्टर और एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ। जिस बच्चे को केसर ने आपका कहा था वो केसर और सोम भैया का था। उन्होंने अपनी गलती को आपके सर पर मरना चाहा और यही नहीं बाबा, इन्होंने कई बार आपको, मुझे और माँ को नुकसान पहुँचाना चाहा, पर हद तो कल हो गई जब इन्होंने आपको मारने के लिए फैक्ट्री में आग लगवा दी। वो तो ऐन मौके पर मैं पहुंच गया, वरना इन्होंने तो सब अच्छे से सोच रखा था। पर सॉरी भैया, आपका प्लान थोड़ा कमज़ोर निकला। ये कहते हुए वो सोम की तरफ देख रहा था। सोम ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मैंने किया है? कोई सबूत नहीं है तेरे पास छोटे। और ये बोल वो मुस्कुराने लगा। तभी रूहान नील की तरफ देखकर इशारा किया तो नील ने फैक्ट्री में आग लगने वाले 5 आदमियों के सामने खड़ा किया और सोम की तरफ देखा, जिसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। उसने सोम को देखते हुए मुस्कुरा के कहा, क्या हुआ बड़े भाई? लगता है आप रूहान सिंह ठाकुर को अभी पहचान नहीं पाए। मैं वो 15 साल वाला मासूम सा लड़का नहीं हूँ जो आपकी भोली भाली सूरत और बातों में आ जाऊँ। मैं आज का शेर हूँ और वो आग जिसके सामने कोई बड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आपने शायद मुझे समझ नहीं सके। चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। ये कहते हुए उसे मुस्कुरा के देखने लगा। सोम को गुस्सा आया तो उसे मारने के लिए बंदूक निकालने लगा तो रूहान के आदमियों ने उसे कस के पकड़ लिया। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत आप, वरना जिन्होंने अभी सिर्फ आपको पकड़ा है वो आपको बिना मेरे कुछ सुने कुछ वक्त में आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। बहुत वफादार हैं ये बोल वो शांत हुआ तो साची जी ने सुनंदा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना, कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा जो तुमने ये सब किया? साची जी के पूछने पर सुनंदा ने उनसे चिल्ला के कहा, क्योंकि मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी को अपने पति की तरह नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारे बेटे के सामने जी हजूरी करे या वो अपने पिता की तरह सिर्फ कुछ दिए हुए टुकड़ों पर पले। मैं उसे उस गद्दी पर देखना चाहती थी जो बड़े भैया के बाद रूहान की थी और ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं तो इस रूहान को पैदा ही नहीं होना देना चाहती थी, पर इसकी किस्मत थी कि ये यहाँ नहीं हुआ और बच गया, वरना मैं इसे मार डालती जैसे आपके बाकी बच्चों को मारा था। उसने ये बोला ही था कि तभी सोहम ने उसके गाल पर जोरदार से थप्पड़ रसीद किया। सुनंदा को थप्पड़ पड़ते ही वहाँ खड़े सब उसे देखने लगे। सोहम ने उसे देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम मेरी बातें समझ गई हो, शायद मेरे लिए बदल गई हो, पर नहीं, मुझे समझना चाहिए था कि तुम जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती है। क्या मिला तुम्हें ये सब करा के? सोहम जी की आंखों में आंसू थे। कहते हुए सरपंचों ने सारी बातों को सुनकर कहा, रूहान सिंह ठाकुर ने जितने भी सबूत और गवाह हमारे सामने रखे हैं वो यही साबित करते हैं कि बड़े ठाकुर को सोम और सुनंदा जी ने मिल के फंसाया था और उसमें इनका साथ केसर, उसके माँ बाप और इस डॉक्टर ने किया था, जिसके लिए हम पंचों ने ये फैसला किया है कि इन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाए, उस डॉक्टर से उसकी पदवी छीन ली जाए। पर इन्होंने बड़े ठाकुर साहब को मारने की कोशिश की और साची जी के बच्चों को मारा है, जिसकी सज़ा हम नहीं पुलिस ही दे सकती है, इसलिए इन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है। पंचों के फैसले का आदर किया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। सरपंच के ये कहने पर रूहान ने कहा, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस यहीं है, आ जाएं आप सब। ये बोलते ही पुलिस गांव के लोगों की भीड़ को चीरते हुए वहां आई और उन्हें ले जाने लगी तो सोम ने गुस्से में इंस्पेक्टर की गन लेकर ऊपर हवा में फायरिंग की, जिससे गांव के लोग वहां दूर खड़े हो गए। सोम ने सबको गन दिखाते हुए कहा, मुझे कैद करवा सके तो ऐसा कोई नहीं बना है, पर जाने से पहले मैं इस रूहान को नहीं छोड़ने वाला। जब सबने ये देखा तो घबरा गए। बड़े ठाकुर ने उससे कहा, सोम पागलपन मत करो, गन नीचे करो और अपने कर्मों की सज़ा भुगतो। सोम ने गन दिखाते हुए उससे कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे सज़ा मिले। आखिर मैंने अपना हक लेना चाहा है और क्या गलत किया उसमें? पर इस रूहान की वजह से सब गड़बड़ हुई। अगर ये यहाँ नहीं रहता तो ही ठीक था, पर इस रूहानी ने इसे यहाँ रोक लिया। सबसे पहले इस मनहूस को मारूंगा। ये कहते हुए उसने रूहानी की तरफ गन कर दी।
रूहान ने ये देखकर उससे कहा, सोम, अगर रूहानी को कुछ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। सोम ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है रूहान सिंह ठाकुर, कुछ वक्त में इस नाजायज से इतना प्यार कैसे हो गया? वैसे प्यार है या अभी कुछ मिला नहीं है इसलिए दिखावा है? ये बोलते हुए उसे देखकर हंसने लगा। रूहान ने यह सुनकर उससे कहा, तुम जैसा इंसान प्यार की कीमत क्या जाने? जिस औरत ने आपको पति माना आप उसे प्यार छोड़ो इज्जत नहीं दे पाए। जिस परिवार ने तुम्हें बेटा माना, जिस बड़े पापा ने उसे अपना बिजनेस संभालने को दिया, जब तुम उन सब से प्यार नहीं कर पाए तो तुम्हें कैसे पता होगा कि प्यार क्या होता है? बहुत हो गई बकवास, अब इस लड़की को मरना होगा और उसके बाद मरेगा तू रूहान। ये कहते हुए गोली चली और सब एक वक्त के लिए शांत हो गए। रेहान के मुंह से तेज की आवाज़ निकली, रूहानी। रूहानी के मुंह से डर से चीख निकल गई, पर जब सब ने देखा तो रूहानी सही सलामत थी। तब तक सोम ने जमीन पर गिरते हुए देखा तो रानी हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। उसने ही सोम को मारा था। रानी ने एक गोली और मारते हुए उससे कहा, ये मेरी बेटियों को मेरी ही कोख में मारने के लिए सोहम ठाकुर, ये लड़की की इज्जत को एक हक समझ के तार तार करने के लिए, ये एक औरत को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ समझने को, मुझसे माँ बनने का सुख छीनने के लिए। ये कहते हुए रानी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी थी और जब गोलियां ख़त्म हो गईं तो वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। माहौल अब एकदम शांत हो चुका था। सोम मर चुका था। सुनंदा उसके बेजान हो चुके शरीर के पास जाकर बैठी और उसे उठाते हुए बोली, सोम सोम। पर उसकी आवाज़ देने पर भी जब वो नहीं उठा तो सुनंदा जोर से चिल्ला के रो दी। सलोनी और रूहानी रानी को संभाली और साची जी सुनंदा के पास आई। साची जी ने सुनंदा से रोते हुए कहा, वो अब नहीं रहा सुनंदा। उनके इतना कहते ही सुनंदा ने कहा, नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, वो बस सो रहा है, अभी उठेगा। ये कहते हुए वो वापस से सोम को उठाने लगी। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल से सुनंदा और बाकी सबको ले जाने को कहा। उन्होंने वही कहा। सुनंदा जी सोम की लाश को छोड़ ही नहीं रही थी, पर किसी तरह उन्हें लाकर गाड़ी में बैठाया गया। रानी भी बेजान सी जमीन पर बैठी थी। इंस्पेक्टर ने उसके हाथों से बंदूक लेते हुए बड़े ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, इन्हें भी हमें ले जाना होगा, इन्होंने सोम जी का खून किया है। उनके ये कहने पर सोहम जी ने कहा, नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, उसने बस एक जानवर को मारा है और उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती है। उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर ने इंस्पेक्टर से कहा, आप इन्हें ले जाएं, पर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस घर की बेटी को बहुत जल्द हम इसे बाइज्जत बरी करा के ले आएंगे। उनके ये कहते ही सोहम ने कुछ नहीं कहा। रानी को भी एक लेडी कांस्टेबल लेकर चली गई। धीरे धीरे सब वापस चले गए थे। 6 दिन बाद महल, शाम का वक्त। सब कुछ हुए 6 दिन हो गए थे। रानी को जैसा बड़े ठाकुर साहब ने कहा था लाने को वापस ले आए थे और अब वो सोम की विधवा नहीं बल्कि सोहम जी की बेटी बन के रह रही थी। सोहम जी उसे अपनी बेटी मान चुके थे, इसलिए अब वो विधवा के लिबास में नहीं बल्कि कुंवारी लड़की की तरह रहती थी। सब ठीक हो चुका था। रूहान वापस महल में तो नहीं आया था, पर अब वो अपने बाबा से दूर नहीं था। उनके बिजनेस को आदित्य और रूहान मिलकर संभाल रहे थे। रूहानी का भी मन अपने कॉलेज में लग गया था। बस एक चीज़ थी जो अभी तक नहीं हुआ था और वो था रूहानी के दिल की बात जो उसने अभी तक रूहान से नहीं किया था। सब हाल में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी साची जी ने रूपा से पूछा, रूपा, ये तेरे छोटे भैया भाभी कहाँ हैं? आज अभी तक नहीं आए? जाकर देख कहाँ रह गए दोनों। उनके ये कहने पर रूपा ने कहा, अरे बड़ी माँ, रूहान भैया रूहानी भाभी को लेकर 5 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। आज सुबह ही उन्होंने कहा था आपको बता दूं, पर मुझे याद ही नहीं, माफ़ कर दो। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। तो रानी ने कहा, अच्छा, तो नया जोड़ा मौका पाया नहीं कि निकल गया? देख लो बड़ी माँ, कैसे रूहान भैया भागे हैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। बताओ, किसी को बताया भी नहीं कि कोई मजाक ना उड़ा ले। आने दो, फिर बताती हूँ इन्हें तो। ये कहते हुए सबको नाश्ता देने लगी और बाकी सब हंसने लगे। इधर गाड़ी में रूहान रूहानी के साथ चला जा रहा था। रूहानी ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हैं? हमें ठाकुर साहब। और आप इतने सुबह उठा लाए? कुछ पूछ रही हूँ, बता भी नहीं रहे, बताएं तो सही। ये कहते हुए वो उसे देखने लगी, पर रूहान ने उसे वहीं कहा जो उसने सुबह से उससे कहा था, पता चल जाएगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगी। आप चुपचाप बैठे, मेरा सर ना खाएं। ये कहते हुए रूहान ड्राइव करने लगा और रूहानी मुंह बना के बैठ गई। रूहानी के पूछने पर कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर रूहान ने उससे कहा, चुपचाप बैठी रहें, जब पहुँच जाएंगी तब आप खुद देख लेंगी।
ये कहते हुए रूहान ड्राइव करने लगा और रूहानी खिड़की से बाहर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इनका सही नाम रखा है मैंने, सड़ू सिंह। कुछ पूछो तो बताना नहीं है, खुद की चलाते रहेंगे। इनके माँ बाप को इनको कोयार्ड स्कूल में भेजना चाहिए था। कम से कम लड़कियों से कैसे बात करते हैं यही सीख जाते। तभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड है और होती तो भाग जाती। वो खुद में ही बोल ही रही थी कि रूहान ने उससे कहा, आप फिर से शुरू हो गई रूहानी? मतलब मुझे लगा था मुझसे शादी के बाद आपकी ये बीमारी छूट गई होगी, पर ये तो आज भी वैसी है। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप गाड़ी चलाएं। ये बोल वो आंखें बंद कर मुंह फुला के सर पीछे सीट से लगा के बैठ गई। रूहान उसे मुस्कुरा के एक बार देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। रूहानी को कुछ देर में नींद आ गई थी। रूहान 8 घंटे से ड्राइव कर रहा था। वो सब इस वक्त पहाड़ी इलाके में आ गए थे। ठंड पड़ने लगी थी। रूहान ने देखा रूहानी खुद को खुद में समेटने लगी तो उसने गाड़ी रोकी और पीछे रखी उसकी शॉल उसे उड़ा दिया और फिर से ड्राइव करने लगा। शाम का वक्त, शिमला का एक छोटा सा गाँव। रूहान ने शिमला के घुमावदार रास्ते पर ड्राइव करते हुए गाड़ी को एक प्यार से घर के पास रोका। इस वक्त वहाँ बहुत ठंड और धुंध थी। उसने गाड़ी को बाहर घर के पार्क कर दिया और गाड़ी से बाहर निकल के आ गया। उसने रूहानी की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे उठाते हुए बोला, रूह उठो, हम आ गए हैं। उसके उठने पर रूहानी ने अलसाई आंखों से उसे देखा और उससे बोली, हम पहुंच गए। ये कहते हुए उसने आंखों को खोल के देखा तो वहाँ बहुत ठंड और धुंध थी। वो बाहर आते हुए बोली, ठाकुर साहब हम कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत ठंड है, इतनी धुंध भी है। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को एक दूसरे में रगड़ना शुरू किया। वो बात कर ही रही थी कि तभी एक औरत और एक आदमी बाहर आए। उन्हें देखकर लग रहा था वो पहाड़ी है। रूहान को देखकर दोनों ने झुक के सलाम किया तो रूहान ने उससे कहा, आप लोगों ने घर की सफाई कर दी है? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी साहब, घर साफ कर दिया है और घर में सारा सामान भी रख दिया है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ये बोल वो खामोश हो गया। रूहान ने उसकी बात सुनी और उसे सामान अंदर रख के जाने को कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने सामान अंदर रखा और फिर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। रूहानी तब तक गार्डन में चली आई थी। वहाँ लगे फूल पौधे, वहाँ का नज़ारा वो देखे जा रही थी। रूहान ने उसके पीछे खड़े होते हुए कहा, कैसा लगा आपको यहाँ? उसके पूछने पर रूहानी ने मुड़ के उसे देखते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, पर यह किसका घर है? रूहानी के सवाल पर रूहान ने उसे कहा, आपकी माँ का। यह आपकी माँ का घर है जहाँ उन्होंने अपना बचपन जिया है और मरते वक्त वो यहीं अपनी आखिरी ज़िंदगी को जी के गई हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि आप एक बार यहाँ आकर सब देखें, रहें, शायद उनके आत्मा को सुकून मिले। रूहान की बात सुनकर वो उसे हैरानी से देखने लगी। रूहान ने अपने पॉकेट से एक लिफाफा निकाल के देते हुए कहा, रूहानी, यह आपकी माँ की वसीयत और इसमें एक लेटर है जो आपके लिए छोड़ गई थी। रूहानी ने उस लिफाफे को कांपते हाथों से पकड़ा और उसे खोल के बाहर निकाल के उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी रूह, आपको जब ये खत मिलेगा तब आपकी शादी हो चुकी होगी। आप अपने घर शिमला में होंगी, प्यारी सी वादियों के बीच, अपने पति के साथ। आपको पता है ये जगह बहुत पसंद थी मुझे, क्योंकि ये शहर के शोर से बहुत दूर थी, ये लोगों के तानों से बहुत दूर थी। यहाँ सुकून था मुझे और शायद तुम्हें भी मिले। यहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप चाहें तो पूरी ज़िंदगी इस जगह पर रह सकती हैं, क्योंकि ये आपका घर है, आपका हक है इस पर। मेरी लाडो, इस घर में बहुत सी यादें हैं, मेरी और तेरी मासी की। अक्सर तेरे मन में ये सवाल आता होगा ना कि आखिर तेरी मासी तुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? तो मैं आज बताती हूँ। वो नफ़रत तुझसे नहीं, मुझसे करती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे मुझसे कम आंका गया। वो सांवली थी, मैं दूध जैसी गोरी, पर मैंने कभी इस चीज़ पर घमंड नहीं किया। पर ना जाने कैसे बचपन से उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत बसती गई। पर वो नफ़रत तब निकल के सामने आई जब मेरी वजह से उसका रिश्ता टूट गया। लड़के वालों ने उसे पसंद करने की जगह मुझे पसंद किया। वो बहुत गुस्सा हो गई। मैंने उसे समझाया, पर वो जैसे अपने दिल में मेरे लिए नफ़रत भर चुकी थी। पर अच्छा था वो लड़का उसे नहीं मिला। क्यों? तब तुम्हारे मौसा जी कैसे मिलते? मनोहर जी सुमित्रा की ज़िंदगी में आए तब वो थोड़ा खुश रहने लगी और मुझसे भी रिश्ते सुधरने लगे। पर एक वक्त ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने ये समझा कि मैं उसके पति को छीन रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। मनोहर बस एक अच्छे दोस्त की तरह, पर उसका शक
इतना बढ़ा कि बात तलाक तक आ गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं उससे दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने फैसले के मुताबिक चली गई और मनोहर को सुमित्रा के साथ रहने के लिए कह गई। वक्त बीत रहा था और हम वो गलती कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। बस आपसे माफ़ी मांगते हैं कि खुद तो चले गए हम, पर आपको एक जिल्लत भरी ज़िंदगी दे गए। कभी हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना और अपनी मासी की किसी भी बात को दिल से मत लगाना। आपकी प्यारी माँ शैलजा। ये पढ़ते हुए रूहानी रोने लगी थी। उसने सर उठाकर घर की तरफ देखा और धीरे कदमों के साथ उस तरफ बढ़ गई। उसने सामने की 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ी और दरवाजे के पास आई और पैर अंदर की तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा दरवाजे की तरफ बनी दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में उसकी माँ और मासी के साथ की तस्वीरें थीं। उन्हें देखकर लगता था जैसे वो कभी उसकी माँ से नफरत नहीं करती थी। वो अंदर जाते हुए घर को देखने लगी। उसमें 2 कमरे थे और एक हॉल। किचन जहाँ था वहीं एक दरवाज़ा पीछे बने लॉन की तरफ खुलता था। बहुत ही प्यारा घर था वो, छोटा पर खूबसूरत। उसने नीचे के एक कमरे को खोला तो उसे देखते ही पता चल गया कि उसकी माँ का कमरा है, क्योंकि उस कमरे का डेकोरेशन स्काई ब्लू और वाइट में था। उसने देखा उसके बचपन की तस्वीर वहाँ लगी हुई थी। वो रोते हुए मुस्कुरा थी। रूहान उसके पीछे खड़ा सब देख रहा था। रूहानी ने जाकर कमरे की बंद खिड़की को खोल दिया और वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा उसे दिखने लगा। बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। रूहान ने उसके पीछे खड़े उससे पूछा, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? रूहानी ने उसे बिना देखे कहा, अच्छा, माँ की यादें हैं यहाँ पर। जानते हैं आप ठाकुर साहब, माँ मासी से बहुत प्यार करती थी। मैं वही प्यार वापस लाना चाहती हूँ मासी के दिल में। ये कहते हुए उसने सामने शाम को गहराते हुए देख रही थी। उसने देखा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। रूहान उसके चेहरे पर सुकून देख रहा था और दूसरी तरफ महल में सब अपना खाना खा के कमरे में चले गए थे। बस सलोनी, रूपा और रानी ही बच्चे के साथ खेल रहे थे। सब रानी के कमरे में ही थे। रानी का कमरा अब बदल दिया गया था, क्योंकि उसमें उसकी ज़िंदगी बहुत दर्दनाक यादें थी जिसे अब वो याद नहीं करना चाहती थी। सलोनी ने रानी को देखते हुए कहा, दीदी अब क्या करोगे? मतलब अब आगे क्या सोचा है आपने? रानी ने बच्चे के साथ खेलते हुए कहा, हम सोच रहे हैं बड़े पापा से पूछ लें, कोई जॉब कर लें। इससे मेरा मन लगा रहेगा और अपने आगे की पढ़ाई वापस से कर दूं और फिर कुछ करूं। रूपा ने ये सुनते ही कहा, ये ठीक रहेगा। फिर आप एक काम करना, हमें भी पढ़ा देना। 12 के बाद हम पढ़ ही नहीं पाए। उसकी बातों पर रानी ने कहा, तुम्हारा भी एडमिशन हम अपने साथ करा लेंगे, दोनों साथ चला करेंगे। ये बोलते हुए रानी बहुत खुश हो रही थी। सलोनी उसकी खुशी देखकर खुश थी। उसने मन में कहा, बस आप ऐसे खुश रहें दीदी, अब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आए। पर आपसे जो बात करनी है वो कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। वो ये सोच रही थी कि तभी रानी ने कहा, क्यों छोटी, क्या सोच रही है? कहीं आदित्य इंतज़ार तो नहीं कर रहा है तुम्हारा? रूपा ने कहा, हाँ दीदी, वैसे भी बेचारे भैया इतने दिन से भाभी से दूर हैं, सोच तो रहे ही होंगे। जाओ दीदी, आज आप जाकर भैया से बात करो। उसके ये कहने पर सलोनी ने उसे मारते हुए कहा, तू तो चुप ही रह, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ये बोल वो उठने लगी और बच्चे को लेने लगी तो रानी ने उससे कहा, सलोनी आज तुम शौहर को यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे, तुम जाओ अपने पति के पास। ये कहते हुए उसने शौहर को अपनी गोद में ले लिया। सलोनी शर्माती हुई चली गई। रूपा रानी के साथ वहीं रुक गई। जब सलोनी कमरे में आई तो देखा कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट था। वहाँ कैंडल्स जल रही थी, फ्लावर्स थे। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो आदित्य खड़ा था। उसने उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या है आदित्य जी? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है आप हमें वापस से पटा रहे हैं। आदित्य ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, आपसे कुछ बोलना था, और वो ये कि थैंक्स मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और ज़िंदगी का सबसे हंसी और कीमती तोहफा देने के लिए शुक्रिया आपका, और आई लव यू। ये कहते हुए उसने माथे को चूम लिया और उसे अपने बाहों में भर लिया। सलोनी भी उसकी बाहों में बहुत प्यार से खड़ी थी। सुबह का वक्त, शिमला। जब सुबह रूहानी सोकर उठी तो उसने देखा रूहान कमरे में नहीं था। वो बाहर गई तो वहाँ भी रूहान उसे नहीं दिखा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक कागज़ रखा है।
उसने उसे उठा के पढ़ा तो वो रूहान के ने उसके लिए लिख के छोड़ा था। उसमें लिखा था, रूहानी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप प्लीज़ बाहर मत जाना, और क्योंकि बाहर बहुत ठंड होगी और कभी भी बारिश हो सकती, इसलिए घर में रहें। मैं जल्द वापस आऊँगा। हो सके तो हमारी बीवी को बोलना कि आराम करें और हमारा इंतज़ार करें। बाय। ये पढ़ते हुए रूहानी मुस्कुरा दी। उसने पेपर मोड़ के अपने पास रख लिया और रेडी होने चली गई। सुबह से शाम वो इधर से उधर करती रही, कभी बाहर बैठ जाती, कभी सो जाती। रूहान को फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। शाम होते ही वो खाना बनाने में लग गई। उसका खाना भी रेडी हो गया था पर रूहान अभी तक नहीं आया था। वो बाहर किचन की तरफ बैठे लॉन के बगीचे में घूमने लगी। उसने देखा वहाँ से पूरा गांव दिखता था। वो खड़ी दूर तक देख रही थी और रूहान के लिए उसके लगाव को वो महसूस कर रही थी। उसे सब याद आ रहा था, कैसे रूहान उसके लिए सबसे लड़ जाता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खुश देखना चाहता है। रूहानी के दिल में भी रूहान के लिए जज्बात थे पर वो कहने से डरती थी। उसने खुद से कहा, कैसे आपसे कहूँ कि प्यार है आपसे, थत कहीं खो ना दूँ आपको। ये कहते हुए उसने अपने आप को खुद में समेट लिया। कह के देखो, क्या पता मेरा भी इंतज़ार ख़त्म हो जाए। रूहानी आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़ के देखी तो रूहान खड़ा था, उसे ही देखे जा रहा था। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, आप आ गए, चलें खाना खा लें, थक गए होंगे आप। ये बोलते हुए उसके बगल से जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया, जिससे रूहानी के दिल धड़कने बढ़ गए। रूहान ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, थक तो गया हूँ रूहानी, पर आप ही हैं जो इतना तड़पा रही हैं। आखिर अब ऐसा क्या है जो आप देखना चाहती हैं। रूहानी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी तो रूहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। रूहानी उसके ऐसे पास आने से घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी। रूहान उसे पकड़े हुए कहा, क्या चाहती हो रूहानी, कैसे आपको यकीन दिलाएं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। ये कहते हुए उसने रूहानी के चेहरे को अपने सामने कर लिया। रूहानी नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी। रूहान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए कहा, देखो मुझे। उसके कहने पर रूहानी ने अपना मुंह फेरना चाहा तो रूहान ने कस के उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उसे देखते हुए बोला, आज अगर आप मुझसे दूर गईं या आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं आज से आपके सामने नहीं आऊँगा, समझिए आप, वरना देखें हमें और बोले। उसके कहने पर भी जब रूहानी खामोश रही तो रूहान को गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं छोड़ के जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके गले से लग गई। रूहान ने उसे छुआ भी नहीं। रूहानी उसके गले लग के कही, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर डरती हूँ कहीं खो ना दूँ, इसलिए बोल नहीं पाती। उसके ये बोलते ही रूहान ने उसे बाहों में जकड़ लिया और उससे बोला, वादा करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। उसके ये कहते ही वहाँ बारिश होने लगी। रूहानी उसे दूर हुई और उसके हाथ को पकड़कर अंदर ले जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उससे बोला, मन नहीं है, यहीं रहो ना मेरे पास, मेरी बाहों में। ये कहते हुए रूहानी के चेहरे को देखने लगा। उसके होंठ ठंड से काँप रहे थे। रूहानी उससे दूर जाने लगी तो रूहान ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। रूहानी उसके पास आने से घबरा रही थी, उसके छूने से बेचैन हो रही थी। रूहान ने उसे बाहों में उठाया और घर में अंदर लेकर आया। उसे लेकर कमरे में आया और बिस्तर पर बैठा दिया। रूहानी शर्माई सी कांपती हुई नज़रें झुकाई बैठी थी। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने पास लाते हुए उससे कहा, कुछ अधूरा है मुझ में, पूरा करना चाहता हूँ। कुछ प्यास है जो तेरे होठों से बुझाना चाहता हूँ। कुछ जज्बात हैं जो तुझसे बयां करना चाहता हूँ। पास आने की आज इजाज़त चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके भीगे कांपते होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और रूहानी उसके पास आने से सहमी सी आंखों को बंद किए बैठी थी। आज दोनों का ही इंतज़ार ख़त्म हुआ था। रूहानी को एक प्यारा सा हम सफ़र का साथ मिल गया था और रूहान को उसके मर्ज की दवा मिल गई। मौसम भी आज जैसे कुछ नहीं, बहुत खुशनुमा हो गया था। दोनों ही आज मोहब्बत की बरसात में भीग रहे थे। रूहान जब सोकर उठा तो उसने देखा रूहानी कमरे में नहीं थी। वो उठ के बाहर आया और उसे खोजते हुए हाल में आ गया। उसने देखा रूहानी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, आप मुझे बताए बिना मत जाया करें, मैं घबरा जाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। रूहानी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। चलें अब जल्दी से रेडी हो जाएं और नाश्ता कर लें, फिर हम घूमने जाएंगे और अगर आपने देर किया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुन रूहान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा
और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप मेरे बिना कभी नहीं जाएंगी। ये सुनते ही रूहानी ने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और उससे बोली, ठाकुर साहब, आप भूल रहे हैं, हमारा नाम रूहानी रूहान सिंह ठाकुर है, और जिसका पति अपनी बात पर कायम रहता है उसकी बीवी भी अपनी बात पर बहुत कायम रहती है। तो जाएं जल्दी से और रेडी होकर के आएँ। ये बोलते हुए उसने उसे कमरे की तरफ धकेल दिया। रूहान बेमन से कमरे में चला गया। रूहानी अपने काम में लग गई। वो काम कर ही रही थी कि तभी कुछ देर बाद रूहान ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, रूहानी प्लीज़ हमारा टॉवल देना। रूहानी उसकी आवाज़ सुनते ही कमरे में गई और बिस्तर पर रखा हुआ उसका टॉवल उठाकर उसे दिया तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। रूहानी अंदर आई तो उसने देखा रूहान पहले से ही टॉवल लेकर गया हुआ था। उसने उसे देखते हुए कहा, आपने झूठ बोला हमसे, बहुत गंदे हैं आप। ये बोल वो जाने लगी तो रूहान ने अपने गीले हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने पास खींच लिया। उसके गीले हाथों की छुअन जब रूहानी ने अपने कमर पर महसूस की तो सिहरन सी उसके बदन में दौड़ गई। उसने आंखों को बंद कर लिया। रूहान ने उसके पास आते हुए कहा, आपने मुझे धमकी दिया था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए उसने शॉवर ऑन कर दिया और उसमें से पानी दोनों पर गिरने लगा। रूहानी रूहान के साथ शॉवर में पानी में भीग रही थी। रूहान उसके कांपते होठों के पास आ रहा था और रूहानी उसके पास आने से सिमटने लगी थी। रूहान उसके चेहरे के पास आकर उसके होठों को छूना चाहा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके कांपते होठों के पास आने लगा तो रूहानी ने उसे धक्का दे दिया और बाहर आ गई। रूहान उसके पीछे बाहर आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, मुझे बाहर नहीं जाना। उसके ये कहते ही रूहानी उससे पूछा, तो क्या करना है। रूहान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे बोला, ये करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और जो दूरी उसके होठों से रह गई थी वो अब उसने दूर कर दिया था। रूहानी भीगी सी बस खड़ी रही। 5 दिन ऐसे ही खुशियों में बीत गए। रूहान ने रूहानी के ताने भरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां दे दी थी। अब वो खुश रहती थी। 5 दिन बाद दोनों राजस्थान वापस आ गए। रात का वक्त राजस्थान। शाम को जब रूहान और रूहानी दोनों ही महल वापस आए तो देखा पूरी फैमिली वहीं गार्डन में सारे घर वाले के साथ बैठे थे और आज बाहर ही अंगीठी जलाई गई थी। खाने का भी इंतज़ाम आज बाहर गार्डन में हुआ था। सब ने दोनों को आते हुए देखा तो खुश हो गए। सलोनी ने रानी को देखते हुए कहा, देखो दीदी आ गई जोड़ी घूम के। ये कहते हुए दोनों हंसने लगी। रूहानी शर्माई सी रूहान के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों ने आकर बड़े ठाकुर साची जी और सोहम जी के पैर छुए और वहीं रखी खाली कुर्सी पर बैठ गए। रूपा जब बाहर आई तो उसने भी देखा कि रूहानी आ गई है तो बहुत खुश हुई। अरे वाह रूहानी भाभी, आज ही मुझे आपकी याद आ रही थी और आप आ गई। ये कहते हुए उसने अपने साथ लाई एक और अंगीठी वहीं रख दी। साची जी ने दोनों को देखते हुए पूछा, कैसा रहा आप दोनों का ये ट्रिप। उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, साची जी आपने गलत सवाल किया है। ये पूछे कि कैसा रहा इनका हनीमून ट्रिप। हाँ तो बताओ बेटा। उनके ऐसे कहने पर रूहान और रूहानी इधर उधर देखने लगे। रूहान ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये बोल रूहान रूहानी को अकेला छोड़ वहाँ से भाग गया। रूहान के जाते ही सब हंसने लगे और रानी ने कहा, वो तो भाग गया, तुम ही बता दो रूहानी। उनके ऐसा पूछने पर रूहानी ने कहा, वो मैं अभी आती हूँ। ये बोल वो भी जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे बैठ जाओ, ये सब सिर्फ आपकी टांग खींच रहे हैं, आप परेशान ना हो। और आप सब क्यों इसे परेशान कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ तो रूहानी कैसा रहा हमारे शेर के साथ घूमने जाना, पहले की तरह लड़ाई की या। उसके ये कहते ही रूहानी अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, आप भी जीजा जी। ये बोल वो भी वहाँ से चली गई और उसके जाते सब जोर से हंसने लगे। सब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। आदित्य और सलोनी दोनों बच्चे के साथ रूहान और रूहानी के पास चले गए। रूहानी बैठी अपने कल कॉलेज के लिए तैयारी कर रही थी और रूहान कोई फाइल देख रहा था। तभी आदित्य ने सलोनी के साथ कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, हम अंदर आ जाए। दोनों ने देखा तो आदित्य और सलोनी बच्चे के साथ खड़े थे। रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे दीदी जीजा जी आइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया। दोनों वहीं सोफे रखे बैठ गए। रूहान ने आदित्य को देखते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त, कोई बात है क्या भैया। आदित्य ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों को तो पता ही है कि इतने दिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था।
पर अब सब अच्छा हो गया है। रानी जी भी अब खुद को संभाल के आगे बढ़ चुकी हैं, वो खुश रहने लगी है। इस पर रूहान ने उससे कहा, हाँ भैया, आखिर सब ठीक हो गया। नहीं रूहान, सब नहीं, कुछ है जो अभी ठीक करना है। उसके ये कहने पर रूहान और रूहानी ने उसकी तरफ देखा। क्या ठीक नहीं है भैया? रूहान के पूछने पर आदित्य ने कहा, रूहान, हम सब जानते हैं रानी जीजी ने अपनी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं देखा है। अब हम उनके साथ और वो हमारे साथ खुश भी हैं, पर कब तक हम उनके साथ होंगे? आखिर उन्हें भी तो एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके सुख दुख में उनका साथी हो और जिसके साथ वो ज़िंदगी के इस बाकी सफ़र को आगे बढ़ा सकें। इसलिए बड़े पापा और बाकी सब यही चाहते हैं कि रानी जीजी शादी कर लें, पर इस बार उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी हो। उसकी सारी बात सुनकर रेहान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, पर एक दो प्रॉब्लम है। पहला ये कि रानी जीजी मानेंगी नहीं। दूसरी ये कि अगर वो मान भी जाए तो क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी उस कमी के साथ उनका हाथ थामेगा? क्या वो जानकर शादी करेगा कि रानी जीजी अब कभी माँ नहीं बन सकती? उनके ये कहने पर रूहान ने कहा, हाँ, तो आप लोगों ने क्या सोचा है? उसके इस सवाल पर सलोनी ने कहा, हम सोच रहे थे आप अगर बात करो उनसे और उन्हें शादी के लिए मना लें तो अच्छा होता है। वैसे भी वो आपका बहुत मानती हैं, क्या पता वो आपकी बात मान जाए और हाँ बोल दें। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ, आप लोग चिंता मत करें। रूहान के कहने पर सब खुश हो गए। आदित्य और सलोनी थोड़ी देर उनके साथ बातें करने चले गए। रूहानी खिड़की के सामने खड़ी सोच रही थी। रूहान ने उसे पीछे से बाहों में लेते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप? रूहानी ने वैसे ही उसकी बाहों में खड़े हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात पूछूं आपसे? उसके ये कहने पर रूहानी ने कहा, हाँ पूछे। अगर मानो कभी आपके पापा आपके सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें अपना लेंगी? रूहान के इस सवाल पर रूहानी उसकी तरफ मुड़ के कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं उस इंसान को अपने बाप के रूप में नहीं देख सकती या देखना चाहती जिसने मेरी माँ को समाज के सामने अकेले छोड़ दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे नाजायज़ कहने के लिए छोड़ दिया और पलट के एक बार भी मुझे नहीं देखा, ना मुझे खोजा। मैं कभी उसके पास नहीं जाना चाहती और ना चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कभी वापस आए। नहीं मिलना मुझे उस आदमी से। उसके इस जवाब को सुनकर रूहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, मत मिले आप उनसे, पर अब आप खुद को नाजायज़ मत बोलो, क्योंकि अब आप मेरी हैं और जायज़ हैं, समझिए आप। ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। सुबह का वक्त, महल। रूहानी और रूहान दोनों ही रेडी होकर महल में आ गए थे। सब नाश्ता करने बैठे ही थे। उन दोनों को आता देखकर साची जी ने कहा, आ जाओ दोनों नाश्ता कर लो। उनके कहने पे दोनों बैठ गए। रानी भी यहीं बैठी थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, सुना रानी दीदी, आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर रही हैं? रानी ने कहा, हाँ रूहानी, पर कॉलेज में एडमिशन मिले तब ना। हर जगह सीट फुल हो चुकी है और इस वक्त कौन हमें एडमिशन देगा? इस पर रूहानी ने उससे कहा, अरे दीदी, आप अभी कोई कोर्स कर लो, जब अप्रैल में एडमिशन होने लगे तब आप ले लेना किसी कॉलेज में एडमिशन। वैसे मेरे कॉलेज में गर्ल्स के लिए कई सारे कोर्स निकले हैं, आप कहो तो आपका एडमिशन वहीं करवा दूँ। अभी हो रहे हैं उसमें एडमिशन। उसकी बात पर सलोनी ने कहा, हाँ तो पूछना क्या है, रानी दीदी को आज अपने साथ ले जाओ और जो कोर्स इन्हें पसंद आए उसमें नाम लिखवा दो। कुछ तो करती ही रहेगी और साथ में रूपा का भी। सलोनी की बात पर सबने सहमति जताई तो रानी को भी मानना पड़ा और रूहानी के साथ उसके कॉलेज जाना पड़ा। रूहानी ने रानी का एडमिशन कंप्यूटर कोर्स और म्यूजिक क्लास में करा दिया था। रानी का बचपन से ही मन था कि वो म्यूजिक सीखे, पर हो नहीं पाया। आज मिला तो उसने अपना सपना ही पूरा करने की सोच ली। तीनों ही एडमिशन करा के घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रूहानी ने कहा, दीदी वो देखो आइसक्रीम वाला, आज आप दोनों के एडमिशन की खुशी पर आइसक्रीम पार्टी हो जाए। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते हुए बिना उनकी बात सुने रोड क्रॉस करने लगी कि तभी एक स्पीड से आती गाड़ी से रूहानी टकरा गई। रूहानी जब रानी और रूपा के लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी तब स्पीड में आती एक गाड़ी से टकरा गई। उसे ये देख रानी रूपा दोनों उसकी तरफ भागी। रूहानी वहीं सड़क पर गिर गई थी। वो कार उसके सामने खड़ी थी। उसके एक्सीडेंट होते ही वहाँ भीड़ लग गई थी। कार का ड्राइवर जल्दी बाहर आया और रूहानी को देखकर अपने बॉस से बोला, सर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही एक आदमी ने ग्रे कलर का सूट पहने बाहर आया और उससे बोला, कैसी गाड़ी चलाते हैं आप?
ये कहते वो आदमी रूहानी के पास चला आया। रूपा और रानी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। रानी ने रूहानी के पास बैठते हुए कहा, रूहानी लाडो, पर उसकी आवाज़ देने पर भी रूहानी ने अपनी आंखों को खोला नहीं, तो वो दोनों परेशान हो गईं। वो आदमी उनके पास आया और उनसे बोला, मैम सॉरी, मेरे ड्राइवर की वजह से हो गया, आप इन्हें उठा के गाड़ी में ले आए, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं इन्हें। उसके ये कहने पर रानी बिना कुछ सोचे जल्दी से रूपा की मदद से रानी को उठाया और गाड़ी के अंदर ले करके बैठ गई। रूपा भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गई। वो आदमी ड्राइवर के साथ आकर आगे की सीट पर बैठ गया। कुछ देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंचे और नर्स रूहानी को देखने लगी। डॉक्टर अभी ब्रेक पर थे, उन्हें बुलाया गया था। रूपा रूहानी के पास खड़ी थी और रानी ने रूहान को फ़ोन कर बता दिया। इधर डॉक्टर जब आए और उन्होंने रूहानी को देखा तो बस वो बेहोश हुई थी और सर पर हल्की सी चोट थी। उसने बैंडेज किया था। तो उस आदमी ने उससे पूछा, जिसकी गाड़ी से रूहानी का एक्सीडेंट हुआ था, अब ये लड़की कैसी है, ठीक है ना? उसके ये पूछने पर डॉक्टर ने उससे कहा, जी ठीक है, और हल्की सी चोट थी बस। वो ये कह ही रहा था कि तभी रानी अंदर आते हुए रूपा से बोली, रूपा कैसी है लाडो? क्या बोला डॉक्टर ने? वो ये कहते हुए रूपा के पास आ गई थी। रूपा ने उससे कहा, कुछ नहीं दीदी, रूहानी दीदी ठीक है, बस हल्की चोट है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। ये कहते ही रूहानी ने सर पर हाथ रखते हुए आंखों को खोलते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? उसके ये बोलते ही रानी ने उसके पास बैठते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में हैं, पर मैं तो आइसक्रीम लेने गई थी, तो हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई? और मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये कहते हुए उठ के बैठ गई। रानी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, आपकी जल्दबाजी के चलते किसी की सुनती हैं आप? वो तो अच्छा है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं आई। ये कहते हुए वो उसके सर को देखने लगी। जिसने गाड़ी से रूहानी का एक्सीडेंट हुआ था, उसने उससे कहा, आप रूहानी हैं, रूहान सिंह ठाकुर की पत्नी? उसके ये कहते ही रूहानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, जी हाँ, पर आप कौन हैं? जी मैं विनय राजपूत, रूहान का बिजनेस पार्टनर। सॉरी बेटा, मेरे ड्राइवर की वजह से आपको चोट लग गई। विनय जी के ये कहने पर रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये कहते हुए वो अपने सर को सहला रही थी, तभी उसके हाथ में उसके माँ का पहना कंगन बजने लगा, जिसकी आवाज़ से विनय जी का ध्यान उस पर गया, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। उन्होंने कंगन को देखते हुए रूहानी से कहा, ये कंगन किसका है? बहुत प्यारा है। रूहानी ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो वो मुझे देकर गई थी। उसके ये बोलने पर विनय जी ने उससे पूछा, क्या नाम था उनका? उनके पूछने पर रूहानी ने कहा, जी शैलजा। ये सुनते ही विनय जी की आंखें फैल गई। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी रानी ने उठते हुए पीछे खड़े डॉक्टर से पूछा, इसे घर ले जाएं। वो इतना ही बोल पाई थी कि डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। रानी ने भी उसे देखा तो खुशी होते बोली, आंसू तू? और वो भी यहाँ पर तू तो दिल्ली चला गया था ना? डॉक्टर आंसू ने उसे देख पास आते हुए कहा, हाँ चला तो गया था, पर मेरा मन नहीं लगा तो डॉक्टर की पढ़ाई कर वापस चला आया और यहीं पर यह हॉस्पिटल खोल लिया। वैसे मुझे नहीं पता था तुझसे ऐसे मुलाकात होगी, पर तुम बताओ, तुम यहाँ, मेरा ससुराल यहीं पर है, तो मुझे तो यहीं होना था ना, पर तुम यहाँ मिलोगे ये नहीं सोचा था मैंने। ये कहते हुए रानी मुस्कुरा दी। तभी रूहानी का नाम लेते हुए अंदर आया, जो इस वक्त बहुत ध्यान से रानी और डॉक्टर आंसू को देख रही थी। रूहान ने उसके पास आते हुए कहा, रूहानी आप ठीक है ना? कैसे आपका एक्सीडेंट हो गया? ये कहते हुए उसने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया। विनय जी सबसे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए थे। रूहान ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने किया है ये? आप बताओ, मैं अभी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूहानी के सर पर चोट देखकर रूहान को गुस्सा आ रहा था। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब हम ठीक हैं, देखें आपके सामने सही सलामत बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और किसी ने हमें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि गलती से हम ही विनय जी की गाड़ी के सामने आ गए थे। वो तो उनके ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगा दिया था, नहीं तो। और आप परेशान ना हो। उसके कहने पर रूहान ने उसे सीने से लगा कर उसके माथे को चूम लिया। वहाँ सब खड़े ये सब देख रहे थे। रूहानी ने जब ये देखा तो रूहान से धीरे से बोली, ठाकुर साहब। रूहान ने वैसे ही उसे सीने से लगाए हुए कहा, हाँ सब देख रहे हैं। उसके कहने पर रूहान ने उसे खुद से दूर किया और अपनी कोट ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। रूहान ने डॉक्टर से पूछते हुए कहा, डॉक्टर इन्हें घर ले जाएं, ये ठीक है ना? डॉक्टर आंसू ने उसे देखते हुए कहा, जी ठाकुर साहब, आपकी बीवी एकदम ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसके ये कहने पर रूहानी ने उससे कहा, वैसे डॉक्टर साहब आपका नंबर मिलेगा? उसके ऐसे नंबर मांगने पर सब उसे देखने लगे तो रूहानी दांत दिखाते हुए कहा,
वो तो मैं इसलिए लेना चाहती थी कि ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं और रानी दीदी के इतने अच्छे दोस्त तो हमारे काम आ सकते हैं और इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बस इसलिए ही नंबर ले रही है। उसके ऐसा कहने पर आंसू ने उसे एक कार्ड देते हुए उससे कहा, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, कोई परेशानी हो तो कॉल मी। ये बोल वो उसे देकर चला गया। रूहानी कार्ड लेकर पढ़ते हुए बोली, डॉक्टर आंसू सिंह, वाह नाम भी काफ़ी अच्छा है। ये कहते हुए वो हंसने लगी तो रूहान ने उससे कहा, घर चले रूहानी? हाँ मैंने कब मना किया है, चले। ये कहते हुए हॉस्पिटल के बेड से नीचे उतर गई। रूहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। तभी रूहानी ने देखा आंसू किसी नर्स से बात कर रहा था और रानी उसे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। आंसू ने भी उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। वो सबके साथ बाहर आई और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। रात का वक्त, सलोनी का कमरा। रूहानी रूहान के साथ जब सलोनी के कमरे में आई तो देखा सलोनी बच्चे को कपड़े पहना रही थी और रूपा उसकी मदद कर रही थी। आदित्य अपना काम करने में लगा था। रूहानी रूहान के साथ अंदर आई और इधर उधर देखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे ऐसी हरकत करता देखकर रूहान के साथ बाकी भी देखकर मुंह बना रहे थे। रूहानी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अरे मैंने तो इसलिए बंद किया है क्योंकि कोई आ ना जाए, मुझे आप सबसे बात करनी थी। ये कहती वो सलोनी के बगल में बैठ गई। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है लाडो, क्या बताना है? बहुत ज़रूरी बात है जीजा जी, पर तू रूपा खबरदार, जो तूने किसी को बताया तो। उसके ऐसा कहने पर रूहान उससे कहा, उसकी तो आप रहने दें, पहले खुद के इस बड़बोले मुंह को शांत रखना जो बढ़ बढ़ कर सब बोल देती हैं। रूहानी उसकी तरफ घूर के देखते हुए मन में बोली, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये बोल वो सलोनी और बाकी सबको देखते हुए बोली, पता है दीदी, आज हम जब हॉस्पिटल गए थे तब वहाँ जो डॉक्टर था वो और रानी दीदी बहुत अच्छे दोस्त थे। और आपको पता है वो डॉक्टर रानी दीदी को बहुत प्यार से देख रहा था। दोनों को देख के लगता था एक वक्त उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और कहीं ना कहीं मैंने उसकी आंखों में रानी दीदी के लिए कुछ देखा जो शायद मुझे लगा प्यार है। सोचे अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगी। इस पर रूपा ने कहा, दीदी बस करो, आप तो कुछ भी सोच लेती हैं। अरे क्या पता उस डॉक्टर की शादी हो गई हो, क्या पता उसके बच्चे हो, पर नहीं, आपको ये सब ख्याल नहीं आए। आपको तो बस बेकार की बातें ही सोचती हैं। रूहानी उसे घूर के गुस्से में देखते हुए कही, अपना बेकार सा मुंह बंद कर ले तू रूपा, वरना सच में तेरे मुंह पर हम टेप लगा देंगे, फिर करती रहना हूँ। सलोनी उसे देखते हुए कही, रूहानी रूपा की बात सही तो है, क्या पता वो शादीशुदा हो और उसके बच्चे हो। हाँ ये बात सही है, और मैं तो उससे पूछना ही भूल गई थी कि उसकी शादी हुई या नहीं, पर मुझे नहीं लगता है कि उसकी शादी हुई होगी। वो इस तरह से दीदी को देख रहा था तो जैसे पता नहीं कितना प्यार हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसके सर पर सलोनी ने चपत लगाते हुए कहा, आप अपना दिमाग ना चलाएं और जाकर सो जाएं। रूहान भैया लेकर जाए अपनी पागल बीवी को, ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। उसके कहने पर रूहान उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो रूहानी ने जाते हुए कहा, अरे दीदी हमारी बातें सोच कर देखें, क्या पता कुछ हो जाए। वो बोले जा रही थी और रूहान उसे लेकर बाहर आ गया था। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी तो रूहान ने उसे पकड़ अपनी बाहों में उठा लिया। चुप एकदम, सबका दिमाग खाती रहती है, किसी को तो बख्श दें आप। अब चलें और चुपचाप सो जाए, रात बहुत हो गई है। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ घर में ले आया और नीचे उतार दिया। रूहानी उसके बाहों से उतरते ही सीधा कमरे में गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके कहने पर रूहानी ने दरवाजे पर मारते हुए कहा, रूहानी ये क्या है, दरवाज़ा खोले। रूहानी अंदर से बोली, मुझे बड़बोली कहा था ना आपने, और मैं बड़बड़ करती हूँ, रहें आप बाहर। अरे मैं सोऊंगा कहाँ, वहाँ जो सोफ़ा है ना वहाँ पर, मैं चली सोने, शुभ रात्रि। ये बोल रूहानी जाकर बिस्तर पर लेट गई। कल सुबह बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहते हुए वो भी जा कर के सोफे पर सो गया। इधर विनय जी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े रूहानी के बारे में सोच रहे थे। उनके हाथ में वैसा ही कंगन था जैसा रूहानी के हाथ में था। वो खड़े सोचे ही जा रहे थे कि तभी उनकी बीवी सुलेखा जी आई। उन्हें ऐसा खड़े सोचता हुआ देखकर वो बोली, क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उनकी बात से विनय जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। सुलेखा जी को देखते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। ये कहते हुए उस कंगन को वापस से अपने पास की दराज में रखने लगे। सुलेखा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, आप इस कंगन को तब निकालते हैं विनय जी जब आप कोई मुसीबत में होते हैं या कोई बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या बात है आज? उनकी बात पर विनय जी ने पीछे मुड़ के उसे देखते हुए कहा, जानती हैं रूहान की शादी किससे हुई है? इस पर सुलेखा जी ने कहा, किससे? रूहानी से।
उनके ये कहने पर सुलेखा जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में रूहान ने एक बार बताया था। चलो अच्छा है, पर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात यह है कि वो सहेलजा की बेटी है, मेरी बेटी है। उसके ये कहते ही सुलेखा जी ने हैरानी से उन्हें देखा। विनय जी के ये कहने पर कि रूहानी उनकी बेटी है तो सुलेखा जी उसे देखने लगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब वो वही लड़की है जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे? विनय उसकी बात पर उससे कहा, हाँ सुरेखा, वो वही है, मेरी बेटी ही है वो, जिसकी जिम्मेदारी सैलजा मरने से पहले मुझे देकर गई थी, पर मुझसे कहा गया कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। सुरेखा ने देखा विनय जी की आंखें नम थी। ये कहते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तो हमारी बेटी मिल गई है और उसके साथ आपको एक अच्छा सा दामाद भी मिल गया है। अब बस उसे हम यहाँ ले आए। विनय जी ने उसकी बात पर उससे कहा, मुझे लगता है, पर अब मुझे पता करना है कि आखिर वो क्या जानती है, उसके मन में हमारे लिए क्या है, इसलिए उससे मिलना होगा। इस पर सुरेखा जी ने कहा, तो हम कल उन्हें खाने पर बुला लेते हैं और इसमें हम अपने दामाद का भी स्वागत कर लेंगे एक बार, और अपनी बेटी को भी मैं भी देख लूँगी। आप तो मिल लिए, अब हमें भी तो मिलने दीजिए। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। विनय जी बिस्तर पर बैठते हुए बोले, अरे मिले हैं हम, बहुत बोलती है और रूहान तो उस पर जान देता है। मैंने बाहर खड़े हुए देखा था, उसे बहुत परेशान हो गया था उसकी हल्की सी चोट देखकर। और रूहानी वो तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, आपकी खूब जमेगी उसके साथ। ये कहते हुए वो लेट गए तो सुरेखा जी ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा, अच्छा अब सो जाएं और कल सुबह उठकर रूहान को फ़ोन कर देना। उसके कहने पर विनय जी भी मुस्कुराते हुए सो गए। सुरेखा भी आकर बिस्तर के दूसरी तरफ सो गई। सुबह का वक्त, रूहान का घर। रूहान सोफे पर सोया हुआ था। रूहानी गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए हाल में आई तो देखा रूहान सोफे पर सो रहा था। वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। रूहानी के दिमाग पे ना जाने क्या आया, वो रूहान के पास गई और थोड़ा सा झुक के अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर लाकर उसे परेशान करने लगी। रूहान अपने चेहरे पर हाथ फेर मुंह दूसरी तरफ कर वापस सो गया। रूहानी ये देख हंसने लगी। उसने वापस से उसकी तरफ झुक के उसे परेशान करने लगी। इस बार रूहान ने उसकी कमर पकड़ उसे अपने पास खींच लिया और उसे सोफे पर लिटा कर उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या है अब? रात में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था और अब क्या चाहती हैं आप? यहाँ भी ना सोए हम? ये कहती हुई नाराज सा उसे देखने लगा। रूहानी ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके चेहरे को पास लेकर आई और धीरे से उसे चूम लिया। ये होते ही रूहान की नाराज़गी जैसे ही 2 मिनट में छू हो गई। वो रूहानी के सीने पर से सर रखकर सोने लगा और उससे बोला, पूरी रात नींद नहीं आई है मुझे। आपको पता है ना कि मुझे आपकी आदत हो गई है, फिर भी आपने खुद से दूर सुलाया। वापस मत करना वरना मैं बात नहीं करूँगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप मुझे बोलने से मत रोका करें, और मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे पागल बोलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा मुझे? और दूसरे के पागल कहने पर भी आप कितना हंसते हैं। अगली बार अगर आप हंसे तो मैं आपको कमरे से नहीं घर से बाहर कर दूंगी, तो सोच लेना। रूहानी के कहते ही रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप मेरे साथ ये करेंगी तो हम आपके साथ ये करेंगे। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। रूहानी उसके ऐसा करते ही उसे धक्का देते हुए उठ खड़ी हुई और उससे बोली, बहुत गंदे हैं आप, मुझे नहीं बात करनी है। ये बोल रूहानी जाने लगी तो रूहान ने उठ के उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके पास आते हुए बोला, पर हमें तो बात करना है और अच्छे से करना है। कल आपने हमें कमरे से बाहर निकाल के आराम से सोई हैं, अब थोड़ा हम आपको परेशान कर लें। ये कहती हुई ज़बरदस्ती उसके चेहरे को पकड़ के उसके होठों को चूमने लगा। रूहानी उसे रोक रही थी, तभी सलोनी और आदित्य वहाँ आ गए। सलोनी ने हल्के से खांसते हुए कहा, लगता है हमें बाद में आना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनते ही रूहान की आंखें फैल गई और वो रूहानी से दूर होते हुए बोला, मैं अभी आया। आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे छोटे साहबजादे, कहाँ भाग रहे हैं? बहुत मज़े लिए हैं आपने हमारे, अब तो हमारी बारी है। तो क्या हो रहा था, ज़रा हमें बताएं। उसकी बात पर रूहान ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे देखकर कहा, कुछ हुआ ही कहाँ, आप अगर कुछ देर बाद आते तो हो ही जाता, पर आप तो ऐन मौके पर पहुंच गए और सब बर्बाद कर दिया। अगली बार बताऊंगा जब आप भाभी के साथ होंगे। अच्छा जी, अभी बताएं। ये कहते हुए सलोनी ने उसके कान पकड़ लिए। रूहानी ये देख के हंस रही थी। अरे भाभी, क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है, अब मेरी बेबी सामने खड़ी है, क्या सोचेगी? ये कहते हुए रूहान अपने कानों पर हाथ रख देता है। सलोनी उसका कान छोड़ते हुए बोली, अच्छा चले, छोड़ देते हैं आपको। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा,
दीदी जीजा जी बैठे हैं, हम चाय लाते हैं आपके लिए। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, नहीं लाडो, बस हम कुछ बात करने आए थे। वो आज रानी भाभी का जन्मदिन है तो क्या करें उनके लिए। उसके ये बोलते ही रूहानी ने कहा, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। एक काम करते हैं, एक फैमिली पार्टी करते हैं और उसमें सिर्फ घर वाले ही होंगे और केक आएगा और दीदी के आने से पहले हम महल को सजा देंगे बहुत अच्छे से। हाँ, पर रानी दीदी इन सब के लिए मानेंगी? आदित्य के कहने पर रूहानी ने कहा, उन्हें मानना होगा भैया, और अब वो अपनी खुशियों की तो नहीं छोड़ सकती हैं। और ये पक्का हुआ कि आज उनका बर्थडे मनाया जाएगा। उसके कहने पर सब मान गए। आदित्य और सलोनी सबको बताने चले गए। उन्होंने इस बात को रानी से छुपा लिया। रूहानी भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, पर रूहानी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर ऑफिस पहुंचने पर रूहानी के पास विनय जी ने कॉल किया। रूहानी ने उनका फ़ोन देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गया। विनय जी ने कहा, रूहानी कैसे हो? सॉरी, वो कल आपकी पत्नी का हमारी कार से सॉरी। कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते ही वो अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। विनय जी ने उससे कहा, वैसे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर हम आपसे खफा हैं। आपने शादी कर ली पर अभी तक एक बार भी हमारे घर उसे लेकर नहीं आए। भाई, आज तो सुरेखा जी ने हमें बोल दिया है कि हम घर तब जा सकते हैं जब आप रूहानी के साथ घर आएँ डिनर के लिए। उसकी बात सुन रूहानी ने उससे कहा, सर मैं आ जाता पर आज पॉसिबल नहीं है। वो मेरी रानी दीदी का बर्थडे है तो हमने फैमिली पार्टी रखी है। आप चाहे तो आ सकते हैं। आफ्टर ऑल आप भी तो हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हमें भी खुशी होगी अगर आप आएंगे। विनय जी ने ये सुना तो वो भी मान गए और शाम को आने का बोल दिए। रूहानी भी उनसे शाम को मिलने को कहकर फ़ोन रखकर अपना काम करने लगा। और उधर हॉस्पिटल में रूहानी डॉक्टर आंसू को खोज रही थी, पर उसे डॉक्टर आंसू कहीं नहीं मिल रहा था। उसने वहाँ से गुजर रहे एक वार्ड बॉय को आवाज़ देते हुए कहा, सुने जरा, ये डॉक्टर आंसू कहाँ मिलेंगे? जी मैडम, वो तो आज छुट्टी पर हैं, अपने घर पर होंगे। ये सुनते ही रूहानी का मुंह उतर गया। उसने उसे देखते हुए कहा, कहाँ है उनका घर? वार्ड बॉय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों? आपको क्यों जानना है? आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं? उसके बाद पर रूहानी ने गुस्सा करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड होगी तेरी अम्मा। मेरे मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं दिखता है। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, यहाँ आई थी, उन्होंने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था, पर अब वो यहाँ नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ अब कहाँ है उनका घर? उसके ऐसे बोलने पर उसने डरते हुए कहा, हॉस्पिटल के ठीक पीछे उन्होंने कॉटेज बना रखा है, वहीं है, चली जाइए। ये सुनते ही रूहानी ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, हाय कितने अच्छे इंसान हैं आप। वैसे एक बात और पूछती थी, अगर आप मुझे सच सच बताएंगे तो मैं आपको पूरे 2000 रुपये दे दूँगी। 2000 का नाम सुन उस वार्ड बॉय ने उसकी तरफ देखा और इधर उधर देखते हुए कहा, पूछे? हाँ तो ये बताओ कि आपके डॉक्टर साहब की कोई बीवी वीवी है, मतलब शादी हुई है? उसके ये पूछने पे वार्ड बॉय ने कहा, ना जी, सर जी की शादी ही नहीं हुई है, उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वाह कान्हा जी, आपको 2 किलो लड्डू मेरी तरफ से, और ये आप पकड़े। ये कहते हुए उसने उसे 2000 रुपये दिए और वहाँ से सीधे डॉक्टर आंसू के कॉटेज की तरफ चल दी। वो कॉटेज के बाहर ही थी, उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचते हुए कहा, पर मैं इस डॉक्टर से बोलूँगी क्या कि मैं क्यों आई हूँ? एक तो ये रिश्ता बनवाने वाला काम भी बहुत अजीब होता है। बोल दूंगी आज रानी दीदी का जन्मदिन है तो आपको पार्टी पे बुलाने आई हूँ। वैसे भी छुट्टी लेकर भी ये करता क्या होगा, गर्लफ्रेंड है नहीं, माँ पापा दूर रहते हैं और ये खुद अकेला ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से खाना बना के टेस्टलेस खाना खाता होगा, इससे ज़्यादा करेगा भी क्या। चलो रूहानी जी अपने काम में लग जाओ। वो ये बोल के दरवाजे पर मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया और रूहानी आंसू के साथ धड़ाम से फर्श पर गिर गई। हाय राम, ये कहते हुए रूहानी अपनी कमर पकड़े फर्श पर लेटी हुई थी। आंसू ने जब उसकी आवाज़ सुन बगल में देखा तो रूहानी थी। उसे देखते हुए उसने कहा, मिसेस ठाकुर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी? उठें। ये कहते हुए उसने उसे हाथ देकर उठाया और खुद भी खड़ा हुआ। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी, पर आप हॉस्पिटल में नहीं थे तो इसलिए मैंने पूछा आप कहाँ मिलेंगे तो बता दिया, मैं यहीं चली आई। आंसू ने उसे देखते हुए कहा, पर मेरे घर के बारे में आपको किसने बताया? मैंने तो सबको मना किया है कि कोई भी ना बताए। अरे बता तो मुझे भी नहीं रहे थे, पर मैंने उगलवा लिया। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे आपसे एक बात करनी है।
उसके ये कहने पर आंसू ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात करनी है? रूहानी ने उससे कहा, आपको तो पता होगा आज रानी दीदी का जन्मदिन है, तो हमने उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है, तो हम आपको उसमें बुलाने के लिए आए हैं। आप आएंगे तो दीदी को भी बहुत खुशी होगी और साथ में आपको भी दीदी से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये सब सुनकर आंसू ने थोड़ा उदास होकर कहा, पर शायद आपकी रानी दीदी को ना पसंद आए। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, अरे उनकी बात आप छोड़ें, हम हैं ना, संभाल लेंगे। आप बस ठीक 8 बजे महल आ जाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लेना, हम गाड़ी भेज देंगे। ये कहते हुए वो उसके हाथ में लिए फ़ोन को लेकर अपना नंबर सेव करने लगी। ये मेरा नंबर है और प्लीज़ ये सड़ा हुआ मुंह लेकर के मत आना, थोड़ा सेव कर लेना और बालों को ठीक कर लेना। घोंसले जैसे दिख रहे हो, नहीं तो पापा देखते ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं रात में। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग गई। डॉक्टर आंसू उसे आवाज़ दिए जा रहा था, पर वो वहाँ कहाँ सुनने वाली थी। आंसू वापस से सोचते हुए अपने घर के अंदर चला आया। शाम का वक्त, रूहान का घर। रूहानी रेडी होकर बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। रूहान टाई की नॉट बांध रहा था। उसने आईने में रूहानी को देखते हुए कहा, क्या हुआ रूह, बार बार फ़ोन क्यों देख रही हैं आप, क्या हो गया है? ये कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा तो रूहानी उसे देखते हुए कही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, हमें आपसे कुछ बात करनी है, बैठे। उसके कहने पर रूहान बिस्तर पर बैठ गया तो रूहानी उसके दोनों हाथों को हटा के बहुत प्यार से उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बहुत प्यार से बोली, ठाकुर साहब, आपसे एक काम था। रूहान ने उसे पकड़ते हुए कहा, हमें पता था आप इतने प्यार से जब आई हैं तभी लगा था मुझे, बोलें क्या काम है। रूहानी ने उसकी बात पर उससे कहा, हमने डॉक्टर आंसू को भी बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। ये सुनते ही रूहान ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल गई थी, कब? इस पर रूहानी ने दांत दिखाते हुए कहा, आज सुबह। और आपको पता है, हमने सब पता कर लिया। डॉक्टर आंसू की शादी नहीं हुई है और ना ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं तो उसी दिन देखकर पहचान गई थी कि डॉक्टर साहब बहुत सीधे इंसान हैं, और फिर हमने आज उन्हें बुला लिया। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, और क्या क्या करके आई हैं आप? कुछ नहीं, बस इतना ही। ये कहते हुए रूहानी मुस्कुरा दी तो रूहान ने उसके बालों को प्यार से कान के पीछे करते हुए कहा, बस इतना ही? अरे रे, हमें तो लगा था रूहान सिंह ठाकुर सीधा शादी करवा के बताएंगी हमें, पर आपने तो उपकार कर दिया हम पर। उसकी बात पर रूहानी ने मुंह फुला लिया तो रूहान ने उससे कहा, बस करें और ये बताएं काम क्या है? काम बस ये है कि आप बोलना कि उन्हें आपने बुलाया है, बस उसके बाद मैं देख लूँगी। रूहानी की इस बात पर रूहान ने उससे कहा, इसके बाद बचा ही क्या है देखने के लिए रूह? रूहानी ने उठते हुए कहा, बस आपको तो बस यही है हमेशा का, इतना कुछ करती हूँ, पर मैं कभी प्यार से नहीं बोला कि रूह तुम कितना करती हो, जब देखो सब अपने ऊपर ही ले लेंगे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। रूहान उसे पीछे से देखते हुए बोला, बताओ, कमाल की लड़की है, काम हो गया तो लड़ के चली गई, पर मैं भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए रूहान भी उसके पीछे चला गया। क्या होगा जब डॉक्टर आंसू ऐसे घर आएगा? क्या होगा जब रूहानी से सुरेखा जी मिलेंगी? क्या होगा जब रूहानी के सामने विनय जी का सच आएगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।